एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर 6 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल साइंस की व्यू से पढ़ेंगे हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हम इतनी यूज़ कर रहे हैं और डिप्लीट होती जा रही है उनको। तो जैसे ही आप ये चैप्टर पढ़ते हो, आपकी बुक में भी पहला क्वेश्चन यही दे रखा है कि यार न जाने क्यों हम जो है ये ईवीएस के बारे में, ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, अर्थ के एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो हम पावर का स्ट्रगल पढ़ते हैं, कौन सी कंट्री पावरफुल है, किस कंट्री की कैसी डेमोक्रेसी चल रही है, मिलिट्री क्या है, ये सब पढ़ रहे होते हैं। अरे ईवीएस कहाँ से ले आए हम इसके अंदर? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें जानने होंगे कि जो है हमारा जो आज का वर्ल्ड है ना वो बदल रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है। क्या बदलाव आ रहे हैं? सारे गलती बदलाव आ रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है और वो भी नेगेटिव में चेंज हो रहा है। जो हमारे पॉल्यूशन लेवल है वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। सी लेवल्स जो है उनका भी हमें डर लग रहा है कि इतने राइज हो रहे हैं, कल को कुछ कंट्रियाँ तो डूब ही जाएंगी। साथ ही साथ में हमारा वाटर पॉल्यूशन भी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी चल रही है। तो ये कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो रहा है और इसीलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ें, क्योंकि जो है इन्वायरमेंट में कौन रह रहा है? हम लोग रह रहे हैं, सारे के सारे लोग, ठीक है। और हम लोगों के पास गवर्नमेंट होती है जो हमारे लिए रूल्स और डिसीजन बनाती है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री में ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो चलो ठीक है, मैं अपने घर का एसी कम चलाऊंगी, मैं लाइटें कम चलाऊंगी, बट वहीं पे मेरे जो कंट्री है, मेरे जो कंट्री के लोग हैं वो हर समय जो है फ्यूल को वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी का कार्बन एमिशंस कर रहे हैं। तो क्या मेरे खाली घर की लाइट बंद करने से कुछ होगा? हाँ, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट अगर लार्जर लेवल पे अगर हम ये चाहिए कि क्लाइमेट हमारा सही रहे तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी होगी, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स लॉज लगाने होंगे कि इंडस्ट्रियाँ भी ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे और ये सब करे। तो गवर्नमेंट जब तक कोई रोल नहीं करेगी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तब तक उसका जो है जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकलेगा। और सिर्फ एक कंट्री की गवर्नमेंट भी नहीं, सब कंट्री की गवर्नमेंट। अब खाली इंडिया ने पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल कर लिया, चाइना तो वही कर रहा है, तो क्या होगा? क्या अर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसीलिए वी नीड अ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल द कंट्रीज, सब कंट्रीज को मिलकर पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जरूरत है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक जना मिलकर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकता। अगर हमें बड़ा चेंज लाना है एनवायरनमेंट में तो वो हमें पॉलिटिक्स करके ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो आजकल क्या ग्लोबल कंसर्न चल रही है हमारी। पहला क्वेश्चन है आज के समय में क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के तरफ से हमारे को देखनी पड़ी है कि यार हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया अपने एनवायरनमेंट को। सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है वो है लिमिटेड कल्टीवेटेड एरिया, यानी कि वो लैंड जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं वो तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमारा जो है फूड सिक्योरिटी भी डेंजर में है। साथ ही के साथ में जो हमारा कल्टीवेबल लैंड है, यानी कि जो खेती करने का इलाका है, उसकी भी फर्टिलिटी लो हो रही है, तो इससे हमारा फ्यूचर डेंजर में है। एक तो लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, ऊपर से उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, मतलब कि भाई साहब कल को आप कैसे फूड जो है इतनी सारी पॉपुलेशन को खिला पाओगे। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्रासलैंड्स का। ग्रासलैंड होता है पैस्चर लैंड जहाँ पे घास चरते हैं जाके जो है जानवर वगैरह, तो उसको कुछ देर लीव करना होता है जैसे दोबारा घास ग्रो हो पाए, उसका भी टाइम नहीं मिलता। इतनी सारे कैटल को हम ले जाके वहाँ ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं। फिशरीज ओवर हार्वेस्ट हो चुकी है, यानी कि वो वाटर बॉडी जहाँ पे हम फिशिंग करते हैं वो ओवर हार्वेस्ट हो रही हैं। रिप्लेनिश होने का रिसोर्सेज को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि और फिशेज है उससे पहले हम इतना ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं उनको। वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है हमारे वर्ल्ड के अंदर। 663 मिलियन पीपल है डेवलपिंग कंट्रीज़ के जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, उनकी तो एक्सेस है ही नहीं, ठीक है। 2.4 बिलियन पीपल ऐसे हैं हमारे जो आप कह सकते हो कि उनके पास सैनिटेशन ही नहीं है, यानी कि टॉयलेट फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और उस वजह से 3 मिलियन जो बच्चे हैं ना, जो चाइल्ड होते हैं, उनकी डेथ होती है एनुअली। तो हम सोचते हैं कि अरे क्यों इतना ज़रूरी है सैनिटेशन होना? सैनिटेशन नहीं है, इस वजह से डेथ्स हो रही हैं, ओके। और क्या प्रॉब्लम्स है? तो हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। हमारे जंगली जानवर हमारी फूड चेन के लिए, फ्लोरा फौना कितना ज़रूरी है।
हम जंगल काट के घर बना रहे तब तो ध्यान देते नहीं, आगे जाके पता चलेगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है हमारे सामने सामने, हुआ भी कुछ ठीक हुआ तो फिर हो जाएगा अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो। कोस्टल पॉल्यूशन जो है हमारी वो बहुत हो गई है, जो कोस्टल एरियाज है, जो समुद्री किनारे के पास की जो जगहें हैं उनको भी हम ओवर पॉल्यूट कर रहे हैं। तो टोटल में जो है हमारे पास कितने पॉइंट्स है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा दैट आप बताओ क्या ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। तो 1 2 3 ठीक है, हमारी 4 5 6 7 मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं और ये 7 आपको लिखनी होंगी। ये प्रॉब्लम्स है हमारी ग्लोबली, सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रही है। अब ये ग्लोबल इश्यूज़ को अगर हमें सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसको जो है, क्योंकि ये ग्लोबल मैटर है इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। तो यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको पहले आंसर कर चुकी हूँ। व्हाई डू वी स्टार्ट स्टडिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्यों हम जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को पढ़ रहे हैं। अब हिंदी में तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई सब मिलके फैसला करेंगे तभी जो है आंसर निकलेगा, बट एग्जाम में तो एक प्रॉपर पॉइंट फॉर्मेट पे आंसर करना होगा। तो हम देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होती है रिक्वायर्स गवर्नमेंट का एक्शन। मैंने कहा था ना, खाली तुम बंद कर लोगे घर की लाइट 1% फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी 10% फ़र्क पड़ेगा, हर कंट्री की गवर्नमेंट फैसला लेगी 100% फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिक्वायर गवर्नमेंट एक्शन इम्पैक्टिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स। अब अगर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट आ गई तो मतलब पॉलिटिक्स आ गया, ठीक है। अब नो सिंगल गवर्नमेंट, ग्लोबल गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए कि हर कंट्री की गवर्नमेंट मिलकर बात करे, क्योंकि नो सिंगल गवर्नमेंट कैन फुली एड्रेस इन्वायरमेंटल इशूज़ नेसेसिटिंग द इंटरनेशनल कॉपरेशन। इसलिए इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक के जो है कंट्रोल करने से कोई जो है असर नहीं होगा। कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन को आइडेंटिफाई करना कि अच्छा भाई कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा एरिया है हमारे वर्ल्ड का जो इस समय पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ये भी तो पता लगाओ। और फिर हम उनको कहेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे उनको कंट्रोल करने को, उनकी पॉल्यूशन को कहेंगे। तो अगर हमें कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन पता लगाने हैं, कहाँ से डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है, उसके लिए भी साथ में बैठ के बात करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ एक्शन, अब हमें एक्शन लेना है कि यार हम क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें तो उसमें खर्चा आएगा, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो वो टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कॉस्ट कहाँ से आएगी वो सब डिस्कस करना। डिटरमाइनिंग हु बेयर्स द बर्डन ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, ये भी देखना कि भाई किसने सबसे ज़्यादा आज तक हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करा है। जैसे आप अभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया। कैसे? इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया था, इंडस्ट्रीज से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो इन्होंने तो पहले ही इतना ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कर चुके हैं ये। तो आज की तारीख में जो है इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि तुम पॉल्यूशन को अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से स्टेप्स करो। क्वेश्चन है हु हैज़ द राइट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ मच। और लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कि हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कंट्री क्या, वर्ल्ड में पूरे के पूरे, कहीं पे तेल है तो कहीं पानी नहीं है, कहीं पे पानी है तो कहीं पे तेल नहीं है, ये चीज़ चल रही है। तो अब जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी एक ग्लोबल मैटर है, और इन सब पे डिस्कशन पॉलिटिकली बैठ के होता है। कभी यूएन में होता है, कभी बाकी जो हमारी बॉडीज़ बन रखी हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन रखी हैं, उनमें बैठ के इनका डिस्कशन होता है। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड ये भी हमने देख लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब देखो ऐसा कब हुआ कि लोगों को, जो जनता है और जो गवर्नमेंट है, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा। कब रियलाइज़ होना उन लोगों को शुरू हुआ था? तो इन्वायरमेंटल कंसर्न पॉपुलैरिटी में आ गई थी 1960 से, मतलब 1960 से पहले लोग इन्वायरमेंट डैमेज के बारे में इतना सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है। सबसे बड़ी बड़ी पब्लिकेशन जिन्होंने लोगों को जागरूक करा कि आप इन्वायरमेंट पे ध्यान दो, वो कौन सी है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगी। लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 की, इसको पब्लिश करा था क्लब ऑफ रोम ने, और उन्होंने कहा था कि जितनी तेज़ी से हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इससे हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसी, पॉपुलेशन ऐसी बड़ी कि वाटर तक क्राइसिस में चला गया हमारा, जो एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, जो दोबारा से जनरेट हो सकती है, वो रिसोर्स है। वाटर क्राइसिस में हम तो कोल और पेट्रोलियम की तो बात तुम छोड़ो, जो अभी इतने ज़माने लगते हैं जिन्हें तो दोबारा रिसाइकिल होने के अंदर, वो तो एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। अब ब्रुटलैंड रिपोर्ट दूसरा हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग जागरूक हुए कि अभी हमें एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया ब्रुटलैंड रिपोर्ट। इस ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने
क्या करा था, वार्न अगेंस्ट अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वार्न करा उसने हमें कि हम अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो आप ऐसा ना हो कि आप ही सारी ख़त्म कर दो, आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। दिस इज सस्टेनेबिलिटी 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप जुडिशियस यूज़ करो जो है रिसोर्सेज का, सो दैट जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए। अगर हम पानी यूज़ करें तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे साफ़ रखें जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे यूज़ कर पाए। और जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल, हम उन्हें जुडिशली यूज़ करें, ये नहीं सब खत्म कर दे कि कल को हमारे बच्चों पे पेट्रोल ही ना हो, कोल ही ना हो। तो ये चीज़ होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो है इस जो ये ब्रुटलैंड रिपोर्ट है 1987 में इन्होंने लिख दिया था कि क्योंकि हर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, इंडस्ट्री लगा रही है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज़ कर रही है, ये वो कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है, इससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं और कल को हमारा फ्यूचर फिर डेंजर में होगा। इन्होंने पहले ही लिख दिया था और इन्होंने कहा था उसी समय पे कि आपको फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है डेवलपमेंट के और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच में, कि ठीक है इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री लगाए बिना भी कोई काम नहीं होगा, आपको डेवलपमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री लगाओ, एग्रीकल्चर को भी बढ़िया करो, बट साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखो, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इन्होंने पहले ही कह दिया था। तो ये 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में कि कौन सी ऐसी 2 हिस्टोरिकली जो है हमारे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को जो है रेस करा था, ठीक है। फिर जो है फाइनली जाके पूरे जो है ना ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आता है, बैठती हैं सारी कंट्रियाँ मिलके और डिसाइड करती है चलो ठीक है अब इन्वायरमेंट को बचाया जाए। तो वो कब हुआ था, वो हुआ था यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से, जिसको जो है शॉर्ट फॉर्म में हम UNEP बोलते हैं। तो आप UN वाला चैप्टर पढ़ के आए हो और उसमें मैंने आपको बताया कि UN बनने का सीधा रीज़न ये है, पहला तो कि वॉर ना हो, और वॉर हो रहा है तो वो लिमिट हो पाए, ठीक है, कि जल्दी वॉर रुके, लोगों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। और नेक्स्ट रीज़न ये है कि बहुत मसले ऐसे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स ऐसे हमारे वर्ल्ड की जिनको आप बैठ के डिस्कस करना। अब तुम्हारे दोस्त के बीच में लड़ाई होती है, तुम क्या करते हो, तीसरे दोस्त के घर पे बैठ जाओगे, वो कॉम्प्रो कराता है, बात कराएगा, सेटिंग हो जाती है कि ठीक है चलो यार भूल जाते पुरानी बातें। एंड अच्छा ठीक है, अब ये जैसे आप लोगों का कोई एग्जाम होता है, तुम 6 दोस्त नहीं पढ़े हो तो तुम कई बार ग्रुप स्टडी करते हो ना, चल इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। तो वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी वर्ल्ड लेवल पे प्रॉब्लम है, तो अब कभी हम चाइना को कह रहे हैं जी हमारे आ जाओ बात करने के लिए, कभी इटली को कह रहे, कभी इसराइल को कह रहे, कभी अमेरिका को, ऐसे तो बात ही नहीं होगी। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर जगह है UN, सब वहाँ जाते हैं, सब वहाँ डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए UN बना हुआ है हमारा। अब UN का जो है इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोग्राम है, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और ये जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को ही एड्रेस करने के लिए बना था, ठीक है। अब इन्होंने रखी है एक अर्थ समिट 1992 में। अब देखो वो कब से चिल्लाने बेचारे क्लब ऑफ रोम वाले, 1992 में जाके जो है अर्थ समिट हुई, जहाँ पे फैसला हुआ अच्छा सब बैठ के बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर, ठीक है। तो जो है आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है इसको, और इसको जो है अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थ समिट 1992 को ही कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट, ठीक है। अब कब हुई थी ये, कौन से दिन पे हुई थी, कौन कौन यहाँ गया था और इसमें क्या हुआ था, उसका मैंने यहाँ टेबल बना दिया, आपको याद रखना है। तो ये हुई थी जून 1992 के अंदर, लोकेशन है इसकी रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में। अटेंडेंस क्या मतलब 170 कंट्री यहाँ अटेंड करने गई थी, तो 170 देश बैठे थे वहाँ, उनके लीडर्स बैठे थे, तो सोचो कितनी उन्होंने डिस्कशन करे होंगे। थाउजेंड्स ऑफ NGOs गई थी, ठीक है, और न्यूमरस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन गई थी, MNC जिनकी इंडस्ट्रियाँ होती है ना जो पोल्यूशन करती हैं, वो भी गई थी। ये सब लोग गए थे जो है अर्थ समिट के अंदर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। अर्थ समिट में सब कंट्रियाँ गई थी, 170 कंट्रीज गई थी लगभग। अब अर्थ समिट का जब उन्होंने बैठ के बातचीत करी तो 2 डाइवर्जेंट व्यूज़ आए। कुछ कंट्रीज़ बनी हमारी ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि जो हमारा अर्थ का नदर्न हेमिस्फीयर है उसकी कंट्रीज़, जैसे USA मान लो, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, वेस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ जो ग्लोबल नॉर्थ में है, ठीक है। और बाकी कंट्रीज़ आई हमारी ग्लोबल साउथ में, जैसे हमारा इंडिया हो गया, एशियान की कंट्रीज़ हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, और हमारी इधर की जो है ग्लोबल साउथ की कंट्री, इनफैक्ट चाइना भी ग्लोबल साउथ में ही आ रहा है। तो हमारा जो ग्लोबल साउथ की कंट्री, अब हम लोगों के बीच में जो है ना डाइवर्जेंट हुए, जो ये ग्लोबल नॉर्थ वाले थे, इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका है, ये बहुत पहले इंडस्ट्रियाँ लगा चुकी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चुकी हैं। ग्लोबल नॉर्थ को डेवलप्ड कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अमेरिका डेवलप्ड है, कब हो चुका है इनका, ब्रिटेन का कब हो चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप में तो कभी आ गया था, पता नहीं, मतलब आई थिंक सो 17-18 सेंचुरी से पहले भी ये लोग मतलब ऑलमोस्ट अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट कर चुके थे 17th सेंचुरी में ही।
ठीक है, तो सोचो इन्होंने कितनी हमारा नुकसान पहुंचाया अर्थ को। तो अब ये क्या कह रहे थे, अब ये कौन सा समय, ये भी कोई आज की बात नहीं है, ये कब हुई है हमारी अर्थ समिट 1992 में। तो ये कहते हैं कि यार अब हम ध्यान देंगे ना, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब हम सब ना वो करेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। अब हम हर कंट्री को कहेंगे इंडस्ट्रीज मत लगाओ या इंडस्ट्री लगाओ, तो ये सब आपको रूल्स और टेक्नोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी, अब हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। वहीं पे जो ग्लोबल साउथ था, डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, बट अभी तो हम इकोनॉमी अपनी ग्रो कर रहे हैं, इस समय पे तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हमें अपनी इकॉनमी बनानी है, हमारी कंट्री में इतनी पॉवर्टी है। अब इस समय पे अगर हम जो है अपने ऊपर इन्वायरमेंट की टेंशन लेंगे और हम जो है अपनी इंडस्ट्री लगाना बंद इस समय पे नहीं कर सकते। जैसे इंडिया का आप मानो, हमें 1947 में आज़ादी मिली और हम इस पीरियड के अंदर अपना 1991 के अंदर हमने ऑलमोस्ट जो है 1990 के अंदर हमने LPG करा अपना, ठीक है, हमने अपनी ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था और हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, आज भी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो जो है हम कैसे प्राइमरी कंसर्न इन्वायरमेंट को रख ले। तो चाइना ने भी यही कहा, चाइना के भी 1970s में रिफॉर्म हुआ है, आप पढ़ के आए हो, ये भी इंडस्ट्रियल बेस इस्टेब्लिश करे थे। ऐसी बहुत सारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने यहाँ इंडस्ट्री इस समय पे लगा रही थी, और इंडस्ट्री लगेगी तो पॉल्यूशन होगा। तो हमने ये बोला कि भाई तुम तो नॉर्थ वाले कब का इंडस्ट्रियलाइजेशन करके बैठे हो, तुम कह रहे हो कि आज हम पॉल्यूशन ना करें, ठीक है, अब हमें अपनी इकोनॉमी भी तो संभालनी है, हमारे लोग इतनी गरीबी में, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये दो डाइवर्जेंट व्यूज़ जो है हमारे अर्थ समिट के बाद हमारे सामने आए। तो इसका आउटकम क्या निकला, आउटकम निकला हमारी रियो समिट का, या फिर हमारी जो है ये वाली समिट का हमारा आउटकम ये निकला कि फिर इन लोगों ने बैठ के बहुत सारे कन्वेंशंस जो है उन पर साइन करा। पहला क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्होंने अपने वो बनाया। ऐसा नहीं है हमने कोई साथ नहीं दिया, ग्लोबल साउथ ने बहुत सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं कि अच्छा इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, कुछ हमने एग्रीमेंट साइन करे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने साइन करा था सब कंट्रीज़ ने, 170 कंट्रीज़ में से, वो था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है अर्थ समिट में बना, और इस एजेंडा 21 को जितनी कंट्री ने साइन करा उनको पूरी लिस्ट में ली गई थी। आप क्लास 10th में पढ़ा था हमने एजेंडा 21, अब हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो इनको पूरी लिस्ट में ली गई थी कि आप ऐसे अपनी कंट्री में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो एजेंडा 21 क्या है, सिंपल, अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस, वहाँ समिट में बैठ के हमने साइन करी सबने। उसमें जो है की फीचर क्या था एजेंडा 21 का, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम जो है अपनी जो है करेंगे, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेस थे, कुछ इश्यूज थे जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए थे अर्थ समिट के बाद में, तो उस पर लोगों ने क्रिटिक्स करे, लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा कि ये अर्थ समिट में आपको जो एक्चुअली में करना था ना वो आपने नहीं करा है। तो क्रिटिक्स ने क्या आर्ग्यू करा कि जो एजेंडा 21 है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है अबव द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो वो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए जो है चिंता में थे, तो जब वहाँ बैठ के अर्थ समिट में एजेंडा 21 साइन हुआ कि सस्टेनेबली ग्रोथ करेंगे, तो उन्होंने कहा इस चीज़ को कि हमारा मेन मोटिव अभी ये है कि हम इन्वायरमेंट बचाएं, और आपने जो एजेंडा 21 साइन करवाया उसमें ज़्यादातर आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। तो उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा। बट अगर तुम हमारे लिहाज से देखो, अगर हमारे व्यू पॉइंट से देखो, तो हमारे लिए उस समय पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारे यहाँ इतनी पॉवर्टी थी 1990s के समय पे, हम पॉवर्टी से बाहर आ रहे थे इस समय पे, तो हम सब कंट्रियों के लिए जो है इकोनॉमी को भी सुधारना ज़रूरी है और इन्वायरमेंट को भी है। तो अभी भी कुछ क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व नहीं हुए थे, किससे, अर्थ समिट से। तो अभी आप आगे पढ़ोगे कि आगे एक और ऐसी मीटिंग हुई थी, वहाँ जाके हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, ठीक है। तो विद दिस अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारी अर्थ समिट हुई और डिस्कशंस हुए थे। अब इसमें आपको लर्न क्या करना है, सिंपल अर्थ समिट क्या है और एजेंडा 21 क्या है, इसमें आपको यही लर्न करना है, कब कौन सी डेट को हुआ था, व्हाट्स एजेंडा 21 और सस्टेनेबल, 3 चीज़ लर्न करने हैं बस, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन क्या होते हैं, ग्लोबल कॉमन यानी कि कुछ ऐसी रिसोर्सेज, कुछ ऐसे एरिया जो कॉमन है, कम्युनिटी जिन्हें ओन करती है, वो किसी एक इंसान के नहीं है। जैसे आपकी सोसाइटी का पार्क, ठीक है, कोई भी बच्चा जाए वहाँ खेले, या फिर जो हमारा कुछ जिम है सोसाइटी का, जो ये होते हैं हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज, पार्क हो गया, साथ ही के साथ में रिवर्स हो गई हमारी। हाँ कंट्री की होती है, पर हर कंट्री के अंदर हर कोई जाके यूज़ करे, कोई ये तो नहीं कहता ये नदी मेरी है, नहीं ना,
ठीक है। और कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं ये होते हैं हमारे नॉर्मल कॉमन एरियाज़, जैसे गाँव के अंदर जो है पैस्चर लैंड कॉमन होते हैं, जहाँ पे लोग घास चरवाने के लिए अपनी कैटल को लेके जाते हैं, वो जो होते हैं। कुएँ होते हैं कई सारे कॉमन, कोई भी आके वहाँ से पानी ले सकता है। दीज आर द कॉमन रिसोर्सेज। अब ग्लोबली भी यानी कि वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ कॉमन रिसोर्सेज होती है, यानी कि वो क्या है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ ग्लोबल कॉमन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ये कहते हैं कि वो पूरा इस कंट्री का है, पूरा इस कंट्री का, ऐसा नहीं होता है। अंटार्कटिका जो है हमारा, वो भी जो है ग्लोबल कॉमन है। अंटार्कटिका किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ना वो एक अलग कोई कंट्री है। अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है। हर कंट्री रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके वहाँ अपने बेस सेट लगा सकती है, वहाँ जाके साइंटिफिक रिसर्च कर सकती है, और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि वहाँ कोई इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है। ओशियन का जो हमारा फ्लोर है, जो भी कुछ बेड है हमारे ओशियन का, वो क्या है, वो एक ग्लोबल कॉमन है। कैसे होता है, हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है उससे मैं यहाँ लगा रही हूँ कितने नॉटिकल माइल्स तक, इतने नॉटिकल माइल रीड करो, इसके बाद का जितना एरिया है वो ग्लोबल कॉमन है। वो किसी एरिया के जुरिडिक्शन में नहीं आता, किसी कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। और आउटर स्पेस, जो हमारा स्पेस है वो कोई किसी कंट्री का थोड़ी है, वो हम सब का है। कोई भी भेजो रॉकेट, कोई मनाही थोड़ी है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो स्पेस को, है आपके पास इतनी फैसिलिटीज़, इतनी रिसोर्सेज। तो ठीक है, तो ये हुई हमारे ग्लोबल कॉमन। अब कई बार ग्लोबल कॉमन को, अब मैंने कहा अंटार्कटिका हम सभी का है, बट ऐसा थोड़ी है फिर हर कोई जाके पहुंच जाएगा वहाँ पे और अपनी जो है अपने बेस लगा देगा। अगर हर कोई ऐसे करने लग गया तो अंटार्कटिका तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही। आपको प्रोटोकॉल्स को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। अंटार्कटिका इज़ अ वेरी, मतलब कि वो बिल्कुल ही ना, मतलब प्योर प्लेस है वो। वहाँ पे हमें जो है ज़्यादा ह्यूमन भी नहीं जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको, मतलब आप शूज़ भी लेके नहीं जा सकते हो अपने वहाँ पे। ऐसा कुछ होता है वहाँ पे कि आप वहाँ पे, यहाँ हमारे इस वर्ल्ड के कुछ वहाँ पार्टिकल्स ना चले जाएं ऑल दैट। और वहाँ गर्मी का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हम वहाँ हीटिंग ना कर दें। तो बहुत सारे ध्यान रखने हैं आपको अंटार्कटिका में। तो इसलिए बहुत नोटेबल हमारे एग्रीमेंट्स बने हैं अंटार्कटिका को यूज़ को लेकर। तो अंटार्कटिका की ट्रीटी बनी थी 1959 के अंदर, दिस इज़ द वन मार्कर क्वेश्चन। फिर 1987 में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करा था इन्हीं ग्लोबल कॉमन्स को मैनेज करने को लेकर। और 1991 के अंदर अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल भी हमने साइन करा था, जहाँ पे हमने यही सब डिस्कस करा। डिटेल में आपको नहीं जाना कि हाउ वी विल मैनेज अंटार्कटिका। ठीक है, ग्लोबल कॉमन को मैनेज करने को लेकर ना हमारी काफ़ी बार ना, मतलब एक दूसरे के साथ में हाँ नहीं कर पाती है कंट्रीज़। क्योंकि देखो अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी संभाल रही है, उन पे कहाँ है इतना टाइम और इतना पैसा कि वो जाके अंटार्कटिका पे कोई रिसर्च प्रोसेसेस करें। तो इस वजह से काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे लिए कई बार ग्लोबल कॉमन को मैनेज करने को लेकर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट ग्लोबल कॉमन जो हमारे को गिवन है, वो है आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस भी सभी का ग्लोबल कॉमन है, बट इसकी जो है आउटर स्पेस की एक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ इनइक्वालिटीज़ है। क्योंकि साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ है वो तो अभी डेवलप ही कर रही हैं, और नॉर्थ में जितनी कंट्रीज़ है वो डेवलप हो चुकी हैं। उनके तो इतने रिसर्च प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कितनी बार आप देखते हो नासा इज़ देयर, एंड इवन ब्रिटेन के, फ्रांस के, रशिया के भी, वो लोग बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं जो है हमारे आउटर स्पेस को। अब तो हमारी कंट्री भी बहुत आगे आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने को लेकर, वी हैव सो मेनी मिशंस। ठीक है, बट बाकी कंट्रीज़ की अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो वो आउटर स्पेस को इतना एक्सप्लोर नहीं कर रही है, इवन दो आउटर स्पेस सभी का है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ आउटर स्पेस इज शेप्ड बाय डिस्पैरिटीज बिटवीन डेवलप्ड नॉर्थ एंड डेवलप्ड साउथ कंट्रीज। बहुत डिफरेंस है, नॉर्थ वाले बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं, बहुत सैटेलाइट्स हैं उनकी ज़्यादा हमारे से, बहुत यूज़ कर रहे हैं वो आउटर स्पेस को एज़ कम्पेयर टू द सदर्न कंट्रीज़। इसका रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसका रीज़न है। इस वजह से जो है ना ये डिस्पैरिटी है कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी बहुत है, वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब दिस इज़ द क्रिटिकल फैक्टर इन एक्सप्लॉइटिंग आउटर स्पेस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आउटर स्पेस का जो है एक्सप्लॉइट करना, मतलब क्या होगा कि भाई ये तो जा पा रहे हैं आउटर स्पेस में क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़िया हो चुकी है और इनके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है। तो अब ये वहाँ जा रही हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पे अभी इतना वो नहीं है कि हम बार बार आउटर स्पेस में जा सके। तो इस वजह से इनइक्वालिटी हो गया बेनिफिट का कि ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री तो स्पेस के बेनिफिट्स ले पा रही हैं, हम लोग अभी उतना नहीं ले पा रहे हैं। कौन? ग्लोबल साउथ के लोग। ठीक है, तो विद दिस यही है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मैंने आपको लाइन लीव करी थी ना वहाँ पे अर्थ समिट में,
कि अर्थ समिट में हम जो है सोचेंगे अभी कि क्या किया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ है उसमें बहुत डिफरेंट है। नॉर्थ वाले डेवलप कर गए हैं, साउथ वाले डेवलप अभी नहीं हुए हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज लगाने की ज़रूरत है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला था? तो सबसे पहले जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझने से पहले हमें रिवाइज करना होगा नॉर्थ और साउथ का क्या डिवाइड है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ जो नॉर्थ जो है वो ये कहती हैं कि सब लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये कह रहे हैं सब इन्वायरमेंट को इक्वली जो है तरीके से बचाएंगे, सबके यहाँ पे वही सारी पॉलिसीज़ लगेंगी कि आप ऐसे इन्वायरमेंट को बचाओ। तभी उसी समय पे जो हमारी ग्लोबल साउथ है वो आर्ग्यू करती है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑफ जो नॉर्थ है उन्होंने ही सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन करा है, कि आज जो हम कह रहे हैं ओजोन डिप्लीशन हो रखा है और ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रखी है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का वो ये ग्लोबल नॉर्थ है। और आज जब उसे सही करने की बारी आ रही है तो तुम कह रहे हो कि भैया हमें भी तुम्हारे जितना ही काम, जैसे कि तुम सोचो कि एक रूम है, तुम 4-5 भाई बहन हो और तुम्हारे 3 भाई बहन, 2 ने मिलकर पूरे रूम को तहस नहस कर दिया। अब घर वाले आए और उन्होंने कहा इसकी सफाई करो, तो वो क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें सबको पढ़ाई भी करनी थी उसी समय में, तो घर वाले क्या कह रहे हैं कि सफाई करो, तो वो तुम्हारे दोनों भाई बहन क्या कह रहे हैं कि सब इक्वल काम करेंगे, सब लोग समेटेंगे कमरे को। अब तुम्हारे जो बाकी 3 है वो कहेंगे भाई हमने तो करा ही नहीं गंदा रूम को, तो तुम ज़्यादा साफ़ करो ना, ठीक है तुम्हारी मदद करा देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम भी हम संभालेंगे। तो यही चीज़, और हमारी पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अब यही चीज़ हो रही थी बेसिकली, इस स्टूपिड एग्जाम्पल से समझ सकते हो इन लोगों के साथ में, कि ग्लोबल नॉर्थ डेवलप भी कर चुका है, तो समझो कि वो दोनों की पढ़ाई भी हो रखी थी अच्छे से, ये भी समझ लो तुम, ये उनको टेस्ट की भी प्रिपरेशन थी, रूम भी गंदा कराया उन्होंने पूरा का पूरा, उन तीनों की टेस्ट की प्रिपरेशन भी नहीं थी, और उन्हें भी वो कह रहे हैं भाई उतनी सफाई हो, तो कहोगे ना तुम नहीं भैया तुम जाके पढ़ लो, हम संभालेंगे घर को पूरा जो हमने ख़राब करा है। और ये लोगों ने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा ठीक है हमने जितना एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचा है हम सब मिलकर जिम्मेवारी लेंगे। अब हमारा समय था वो इंडस्ट्रीज़ लगाने का और ख़ुद को डेवलप करने का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिग्रेडेशन में फिर साउथ वाले चुप नहीं रहे, उन्होंने बोला, साउथ ने कहा सिंस द नॉर्थ हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर टू इन्वायरमेंटल हार्म, जब साउथ ने कहा कि तुमने अगर इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तो अब तुम्हारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डैमेज को सही करने की, तुम पहले अपनी तरफ से ज़्यादा जो है अपने यहाँ जो है सही करो, इंडस्ट्रीज़ कम करो, अपनी पॉल्यूशन कम करो, तुम जो है पहले कोशिश करो, हम भी करेंगे कोशिश बट डिफरेंट वे में करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स, उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ ने कहा कि हमारी इस समय पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स है। डेवलपिंग नेशन ने कहा कि हमें अपनी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, क्योंकि यानी कि अब हम थोड़ा सा कम ध्यान देंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, हमें अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करना है। तो डेवलपिंग नेशन एम्फेसिस, डेवलपिंग में हम लोग भी आते हैं, द नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन एनवायरमेंटल रेगुलेशन टू अलाउ फॉर देयर ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट इम्पोजिंग द सेम रिस्ट्रिक्शन एज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। हमने कहा कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर साइन होता है रियो डिक्लेरेशन 1992 के अंदर, ठीक है, यानी कि वही हमारा अर्थ समिट के अंदर ही ये डिसाइड हो जाता है, रियो डिक्लेरेशन के अंदर ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी अर्थ समिट में एक रियो डिक्लेरेशन भी साइन होता है, जहाँ पे जो है ग्लोबल नॉर्थ मान जाता है और कहता है ठीक है भाई अब हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है इन्वायरमेंट को बचाने की, बट सबकी डिफरेंट लेवल पे होगी। जैसे उस कमरे को हर कोई बच्चा मिलकर संभालेगा, बट जिनकी पढ़ाई बची है वो पहले अपनी पढ़ाई करेंगे, वो थोड़ी कम मेहनत करेंगे, और जो दोनों ने ज़्यादा ख़राब करा है वो पूरी मेहनत करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्नॉलेज दैट स्टेट मस्ट कोऑपरेट टू अर्थ इकोसिस्टम, और का मिलके करेंगे बट हाँ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो डेवलप कंट्रीज़ है हैज़ अ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिक मतलब ज़्यादा, इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इन्हें कोई विक्टिम मत समझो कि अरे इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने ही करा है ज़्यादा ख़राब और खुद डेवलप होके बैठे, तो अब इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इससे अंडर में जब हमने ये बात कही तो जो UNFCCC है उन्होंने भी यही कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हो। UNFCCC क्या है, 1992 में UNFCCC ने कहा, UNFCCC इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा MCQ में कि बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये तुम्हें लर्न करनी है। उन्होंने कहा दैट एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी,
जो आप काम करोगे वो इक्वालिटी पे बेस्ड होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंट्रीज़, और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हिस्टोरिकल एमिशन जितना भी हुआ है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने करा है, और आज के समय पे भी पर कैपिटा एमिशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ रिमेन लो। और इवन दो अब भी ऐसा नहीं था हमारा कि चाहे हम लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़, बट अब भी हमारा जो कार्बन एमिशन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, अब भी उन लोगों का ही हमारे से ज़्यादा हो जाता था। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, यूएनएफसीसी ने ये बात कही, ठीक है। और लास्ट में फिर हमने क्योटो प्रोटोकॉल जो एक बनाया अपना, उससे इंडिया को और चाइना को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया कि आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते, मान जाते इनकी बात को कि नहीं हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, तो सोचो हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो करती। तो इसलिए जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, क्योटो जापान में साइन हुआ था, क्योटो इज़ इन जापान। तो जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है तो कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन एमिशन रिडक्शन रिक्वायरमेंट, कि रिड्यूस करना होता है ना कार्बन एमिशन को, तो वो कब होगा, इंडस्ट्री जब नहीं लगाओगे, तो उससे हमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया ड्यू टू देयर लो पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द नॉर्थ। और क्यों करा, क्योंकि अभी भी हमारा नॉर्थ वालों से कम था कार्बन एमिशन, डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एमिशन कंजर्वेशन। तो हमने पार्ट लिया इन्वायरमेंट को बचाने वाली स्कीम्स के अंदर, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रही और उन लोगों की अलग रही, तभी इस टॉपिक को हम पढ़े अंडर द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्रोटोकॉल एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें क्या हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में, ईयर क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का वो आप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, वरना तुम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या था ईयर, ठीक है, बुक में से चेक करके बताओ। तो प्रोटोकॉल ने क्या कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस सब कंट्रीज कम करेंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के, तो क्लीनर फ्यूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, सही बोला ना मैंने, हाँ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं कि ग्लोबल और नॉर्थ और साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिग्रेडेशन ज़्यादा नॉर्थ की है, और साउथ के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो इसलिए जो है रियो डिक्लेरेशन में हमने कहा कि हम लोग जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। हमारी इस बात को यूएनएफसीसी के प्रिंसिपल्स ने भी कहा, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये लोग। और लास्ट में जब क्योटो प्रोटोकॉल जब साइन हुआ हमारा, तो उससे हमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्यों करा, क्योंकि हम उस लाइन को, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा वर्ल्ड अप मान चुका था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो लार्ज ग्रुप मिलकर ओन करती हैं, और उसी ग्रुप के पास उनको जो है मेंटेन करने का राइट होता है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जो सेक्रेड है, जिनकी पूजा की जाती है। तो उनकी जो गवर्नेंस है, उनका जो रूलिंग है, वो हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होती है उनके पास में होता है। वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसको, बहुत सारे हमारे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ है जो लोकल कम्युनिटी गवर्न कर रही है उनको, और भी बहुत सारा हमारे कॉमन जो है ना प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में जो है कम्युनिटी नॉर्म्स चलते हैं। विलेज कम्युनिटी इन इंडिया एग्जेम्प्लीफाई हाउ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस डिफाइन मेंबर्स राइट्स एंड ड्यूटीज कंसर्निंग कॉमन रिसोर्सेज। तो इन कॉमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो हमारी विलेज कम्युनिटीज़ है, सबको राइट्स भी देती है कि सबकी ये राइट है इसे यूज़ करने के लिए। हर कोई यहाँ पे जाके, अगर कोई फॉरेस्ट है और वो कम्युनिटी ओन्ड है, तो राइट भी होगा सबको कि आप वहाँ जाके फल फ्रूट जो है, फॉडर, फ्यूल कलेक्ट कर सकते हो, और सबकी ड्यूटी भी होती है उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अभी जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, आज के समय पे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है वो ड्विंडल हो रही है, यानी कि कम हो रही है साइज में। क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है। तो बहुत सारी जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, ये सेक्रेड ग्रुप्स वाले नहीं, उसके अलावा भी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि गाँव का कोई पैस्चर लैंड है या और भी बतेरी जगहें होंगी जो कॉमन प्रॉपर्टी की होती थी, अब हम उनको भी उन लोगों से छीन रहे हैं, क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो कम्युनल रिसोर्सेज कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की वजह से अब हमें एग्रीकल्चर लैंड बहुत चाहिए, तो जो है इस वजह से कॉमन रिसोर्सेज कम होती जा रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, तो हमारी जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उन पर बहुत प्रेशर आ रहा है, इसलिए भी वो कम पड़ रही हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में किसी विलेज का पॉन्ड भी आ सकता है, तालाब है, सब वहाँ से पानी ले रहे हैं, इतनी विलेज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो बेचारा तालाब भी तो कम पड़ जाएगा ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। उसका पानी कल
को ख़त्म हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या पॉल्यूट हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की भी मैनेजमेंट में, ठीक है। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डैमेजेस द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। यही तो मैंने कहा, कॉमन प्रॉपर्टी में तालाब भी आ रहा। अब तालाब से जब 50 घर पानी ले रहे थे विलेज के, ठीक था, वहाँ 150 घर बन गए, सब लोग आके पानी ले रहे हैं, तो सोचो वो तालाब कितना पॉल्यूट हो जाएगा धीरे धीरे, और पानी भी ख़त्म होने लगेगा। तो जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है उनका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उनका प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, देयर आर द 4 रीज़न: प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ और डिग्रेडेशन, ठीक है। अब एक अच्छा एग्जांपल जो है हमारे पास मैनेजमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, वो है सेक्रेड ग्रोव्स इन साउथ इंडिया। इट इलिस्ट्रेट्स कम्युनिटी कॉमन प्रॉपर्टी रिजाइम वर लोकल कम्युनिटीज ट्रेडिशनली मैनेज दीज एरियाज ऑन स्टेट ओन लैंड। तो जो हमारे सेक्रेड ग्रोव्स है ना, तो उनको हम प्रोटेक्ट इसलिए कर पाएँ क्योंकि हम उन्हें बेसिकली, वो हमारे लिए बहुत सेक्रेड है, हम उन्हें पूजा करते हैं उनकी, तो उनको तो लोग बहुत प्रोटेक्ट करें, उनको तो लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, तो दे आर प्रोटेक्टेड। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारी कोई भी रिसोर्स है, हमें उसे जुडिशियसली अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो विद दिस ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आता है अगला टॉपिक, अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया का स्टैंड ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। हमने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या करा है और क्या स्टैंड लिया है। तो सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल, इस पर हमें पढ़ना है। इंडिया ने साइन करा था और माना था क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 के अंदर, बट क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने के बावजूद हमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कुछ रिक्वायरमेंट से, कि हमें मतलब कि जैसे आप देखो कि सब पे उस पर बहुत सारे वो लगे थे, कमिटमेंट्स लगे थे कि आपको ऐसा मिशन करना है, ऐसा करना है, बट फिर भी हमें इंडिया को और अदर डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था एमिशन रिडक्शन रिक्वायरमेंट से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। एमिशन मतलब क्या, कार्बन कितना आप जो है, कार्बन आपका कितना निकल रहा है आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर से। पर कैपिटा एमिशन की अगर हम बात करें तो फिर 2005 में G8 की मीटिंग में हमने फिर से आर्ग्यू करा कि पर कैपिटा एमिशन वर मच लोअर देन द डेवलप्ड कंट्रीज़, की अभी भी हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा कम है। इंडिया बिलीव दैट डेवलप्ड कंट्री की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडिया का स्टैंड अगर हम UNFCCC के प्रिंसिपल पे देखें तो हमने UNFCCC के प्रिंसिपल को हमेशा सपोर्ट करा है, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि हिस्टोरिकली जो मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने ही करा है। ओपोजिशन टू बाइंडिंग कमिटमेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग कमिटमेंट्स मतलब होते हैं अग्रीमेंट टाइप हो जाए। अब कई बार हमारे ऊपर काफ़ी एग्रीमेंट करने के प्रेशर आता है कि आप करो, कि जैसे आप रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी कंट्रोल करो, बहुत एमिशन हो रहा है वो, तो हमेशा हम उनको अपोज कर देते हैं क्योंकि हमें UNFCCC का वो प्रिंसिपल पता है जो उन्होंने भी कहा था कि हिस्टोरिकली इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। एंड हमने अपना आंसर इस बार पे भी दिया है कि बाई 2030 इंडिया का जो पर कैपिटा जो एमिशन है एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, राइजिंग फ्रॉम 0.9 टन इन 2001 से 1.6 टन ही हमारा जाएगा एज कम्पेयर टू द जो है वर्ल्ड का एवरेज, ये बहुत कम है। डोमेस्टिक इन्वायरमेंटल एफर्ट्स हमने बहुत करे, ऐसा नहीं हमने खुद से कभी कोशिश नहीं करी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। हमने नेशनल वाटर फ्यूल पॉलिसी लगाई, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट लगाया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगाया, जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा पाए और एक क्लीनर फ्यूल को अडॉप्ट कर पाए। ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमने पेरिस एग्रीमेंट को रेटिफाई करा था, रेटिफाई मतलब अग्री करा था। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम भी है। India urges developed countries to provide financial resources and clean technology to help developing nations meet climatic goals। अब हम कई बार इन्हें कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो हम इन्वायरमेंट को बचाए तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी सस्ते रेटों पे दो जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना होता हो, और हमें नई नई जो है क्लीन फ्यूल्स जो है करने के जो तरीके हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से हमारी जो है आप अगर आप मदद करोगे, हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सार्क में भी हमने कोलैबोरेट करा, यानी कि जो हमारा साउथ एशिया वाला जो पूरा एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया एडवोकेट्स फॉर अ यूनिफाइड इन्वायरमेंटल स्टैंड अमंग सार्क कंट्रीज फॉर अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब हमारी जो सार्क की जितने भी नेबर्स हैं हमारे, तो कई बार हमारे नेबर्स ही हमारे सपोर्ट नहीं करते, तो हम उन्हें कहते हैं कि हम जब सब इकट्ठे होकर रहेंगे तो ही हम ग्लोबल लेवल पर अपनी बात पहुँचा पाएंगे। ठीक है, चलो विद दिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट वन और मैनी। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए और ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट को बचाने के मूवमेंट होते हैं वो हमने देखा कि वो नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि जो पब्लिक होती है उनको कई बार बहुत चिंता होती है इन्वायरमेंट की, एंड दे हैव अपना घर काम छोड़ के उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है मूवमेंट्स किए हैं। तो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स है, वॉलंटियर्स है जो है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफ़ी बार सामने आए हैं। दीज मूवमेंट्स आर अमंग द
मोस्ट वाइब्रेंट सोशल मूवमेंट, और ये कोई मूवमेंट ऐसे थे जिनका पूरी दुनिया पे असर पड़ा था, बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट थे ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट मूवमेंट आपको गिवन है, इस पे एग्जाम में वर्ल्ड मैप आएगा, जैसे कि मूवमेंट्स इन मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, अफ्रीका और एशिया के अंदर बहुत प्रेशर पड़ा था टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय हम करें तो हमें उसे बचाने की ज़रूरत है। बट फिर भी हमारे इतने एक्टिव होने के बाद में जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मिनिमल इंडस्ट्री का रेजिस्टेंस का आपको एग्जांपल दे रखा है कि आपको एक जापान की एक एमएनसी का एग्जांपल दे रखा था कि वो गई थी तो उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है क्या करा था, विरोध करा था। तो जो मिनरल इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, वो माइनिंग करती है, और माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन करती है, पॉल्यूशन करती है, डिफॉरेस्टेशन करती है, और उससे लोगों का भी डिस्प्लेसमेंट होता है कि इस एरिया के नीचे मिनरल है तो वहाँ के लोगों को हटा देते हैं वहाँ माइनिंग करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे कंट्रीज़ लाइक फिलीपींस की हमें बता रखा है कि उन्होंने मल्टीनेशनल माइनिंग कॉरपोरेशन उनके यहाँ जब आई थी, उन्होंने उसको जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है उसको प्रोटेस्ट करा था उसके खिलाफ, सपोर्टेड बाय एंटी न्यूक्लियर एंड इंडिजिनस राइट एक्टिविस्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें एंटी डैम मूवमेंट की, तो एंटी डैम मूवमेंट्स आर ऑल्सो वेरी फेमस, जैसे कि टर्की में, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में और इंडिया में भी। जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ते हैं, ये इंडिया का एग्जाम्पल है। और प्रो रिवर मूवमेंट बाकी कंट्रीज़ में है, जहाँ पे रिवर को, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमें अपनी जो नदियाँ हैं, जो यमुना है, गंगा है, और जितनी भी नदियाँ जो उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो प्रो रिवर मूवमेंट्स भी बहुत हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो हमारी कंट्री में हुआ था, और वो ये मूवमेंट की स्पेशलिटी ये थी कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो हिस्टोरिकली रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा हमेशा जो है पॉलिटिक्स चलती है। जो ब्रिटिशर्स भी हमारे आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि हमारे पे रिसोर्सेज थी, इन्होंने हमारे पे कब्जा करा और हमें लूटा था। तो जो जब भी रिसोर्स होती है, रिसोर्स पॉलिटिक्स मतलब क्या है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो जैसे कि कौन किसको क्या रिसोर्स मिलेगी, कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, क्योंकि कई बार ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ये गलत तरीक़ों का यूज़ करके जो छोटी कंट्रीज़ है जो अभी डेवलप कर रही हैं उनकी रिसोर्सेज आके एक्सप्लॉइट करती हैं। यूरोपियन ग्लोबल पावर एक्सपेंशन वाज ड्रिवन बाय रिसोर्स एक्विजिशन। जो ये कॉलोनियलिज्म हुआ था वो रिसोर्सेज के लिए हुआ था, टिम्बर के लिए, और यही चीज़ें इन्होंने हमारे साथ पहले करी थी, अब भी ये बाकी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो ऑयल है। ऑयल एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, दोनों वॉर्स के दौरान भी थी, अब भी है, ठीक है। कोल्ड वॉर रिसोर्स स्ट्रैटेजीज, तो जब कोल्ड वॉर चल रहा है तो उस समय पे, या फिर जो भी वॉर चल रहा है, तो भाई रिसोर्सेज की तो बहुत ज़रूरत है ना। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थी वो क्या करती थी, वो जो इससे उनको रिसोर्स मिलती रहे, जैसे कि अब आप मानो कि अरब कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ है, तेल है, पूरा रिसोर्सेज है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी मिलिट्री लगा दी वहाँ पर और स्टॉक पाइलिंग करी रिसोर्सेज की। सपोर्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट्स, उन कंट्रियों के साथ इनके रिश्ते अच्छे होते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं। जहाँ तेल है ना, उसका रिश्ता यूएस से अच्छा होगा, या उससे यूएस उससे कुछ भी करके ऐसा करेगी, या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इनसे हमारी जो रिलेशनशिप अच्छी हो जिससे हम इनका तेल जो है वो यूज़ कर पाए। बैकिंग मल्टीनेशनल कंपनी, इनके यहाँ जाके एमएनसी लगाएंगे सो दैट दे कैन गेट देयर ऑयल। सोवियत थ्रेट, वेस्टर्न पावर्स वर कंसर्न्ड अबाउट सोवियत इन्फ्लुएंस। जो कोल्ड वॉर के समय पे क्या हुआ था, क्योंकि सोवियत यूनियन सुपर पावर था और जितनी भी जो ये ऑयल रिसोर्सेज वाली ज़्यादा कंट्री थी वो सोवियत यूनियन पे तो अपने पे था ही, इतना सारा रिसोर्सेज सेंट्रल एशिया में इतना था, तो वो सोवियत यूनियन के काफ़ी करीब रहती थी। तो इन्हें डर लगता था कि भाई की रिसोर्सेज वाले एरिया पे तो सोवियत यूनियन की पकड़ बनी हुई है। पोस्ट कोल्ड वॉर की अगर हम ऑयल की बात करें, यानी कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो ऑयल आज के समय पे भी इम्पॉर्टेंट है, इवन आफ्टर कोल्ड वॉर अब तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आज के समय पे जो गल्फ रीजन है हमारा, ठीक है, वहाँ पे 64% ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स है, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर ग्लोबल एनर्जी नीड्स। सऊदी अरेबिया और इराक सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वर्ल्ड के, तो ऑयल के लिए पॉलिटिक्स होती ही रहती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर एज अ रिसोर्स। तो वाटर स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज लीड टू द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि एक रिवर आ रही है, दो कंट्रीज जो शेयर कर रही है, तो इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर भी वॉर होते हैं और इन्हें हम वाटर वॉर्स कहते हैं। हमने देखा भी कि जब हमारा भी पार्टीशन हुआ, इंडस वाटर के ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, वो ट्रीटी करके हमने सॉल्व करी। कई बार कुछ कंट्रीज़ के बीच में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को लेकर वॉर हो जाता है। जो अपस्ट्रीम पे लोग रहते हैं
वो पानी को यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा, उसको गंदा कर देते हैं, जब डाउन स्ट्रीम पे जाते हैं वहाँ के लोग परेशान होते हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो जाता है, तो इनको हम कहते हैं वाटर वॉर्स। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द, अभी यही रिवर डिस्प्यूट का आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, सॉरी मैंने ये रीड नहीं करा। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कहाँ हुआ, जॉर्डन में, यारमुक में, यूफ्रेट्स रिवर के पानी को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन को लेकर ये वॉर तक हो गए इनके बीच में इस बात पर। लास्ट टॉपिक आता है इंडिजिनियस पीपल एंड देयर राइट। तो इंडिजिनस पीपल की डेफिनेशन क्या होती है, कौन होते हैं इंडिजिनस पीपल? तो इंडिजिनस पॉपुलेशन आर डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु ओरिजिनली हैबिटेड अ टेरिटरी बिफोर बीइंग ओवरकम बाय अदर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और एथनिसिटी। यानी कि इंडिजिनस लोग ये है, मतलब ये बहुत पुराने ज़माने में चले तो ये एक लैंड है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये इनका पेड़ है, यहाँ से फल तोड़े खाना बना रहे हैं, यहाँ इनकी खेत है, ये इनकी मार्केट है, ये सब लोग यहाँ रह रहे हैं। अब क्या हुआ, ये समुद्र है, इसके पास में इनके पूरा ये लैंड है, ये कुछ इस कंट्री के लोग थे, इनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ये अपना शिप लेके, इनका कल्चर अलग है, ये इंग्लिश बोलते हैं, ये कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, ये अपना शिप लेके यहाँ पहुँच गए। अब क्योंकि इन पे बहुत टेक्नोलॉजी थी, वेपन्स वगैरह भी थे, तो इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया और इनका जो लैंड था और इसकी रिसोर्सेज थी इसको हथिया लिया। तो जो ये पुराने लोग थे यहाँ के, इन्हें हम कहते हैं इंडिजिनस पीपल। जैसे कि हम कहते हैं नेटिव अमेरिकन्स। नेटिव अमेरिकन्स वर द रियल अमेरिकन्स, जो रियल जो है अमेरिका में जो लोग रहते थे शुरू से, वो थे नेटिव अमेरिकन्स पीपल, जिसके बारे में आप क्लास 12 का वो चैप्टर है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, अब वहाँ जाके कब्जा होने लग गया, कॉलोनियलाइजेशन हुई, तो वो जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं इंडिजिनस पीपल। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जो इंडिजिनस पीपल हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, अब इंडिजिनस पीपल को बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि दूसरे लोग आके उनकी जगह को छीन लेते हैं उनसे। ठीक है, डिफरेंट कल्चर और एथनिसिटी के लोग आकर उनसे जगह छीन लेते हैं। दिस पॉपुलेशन रिटेन देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम। अब इन्हें इंडिजिनस पीपल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इवन दो इनके यहाँ से बाहर के लोग आ गए, वो बाहर के लोगों ने सेटलमेंट कर ली, बट ये बहुत पक्के होते हैं अपने अपने जो है कल्चर के, अपने ट्रेडिशंस के, ये खुद को नहीं बदलते हैं, ये वैसे ही रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंडिजिनस पीपल। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कितनी हमारे यहाँ सब कुछ ग्रोथ हो गई है, बट ट्राइबल पॉपुलेशन वो अपनी उन्हीं कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिजिनस पीपल कौन कितने कहाँ कहाँ पे है, तो लगभग 20 लाख है। आपको बता रखा है फिलीपींस में, दीज आर द कॉर्डेलरा पीपल। चाइल्ड के अंदर है 10 लाख मैपुचे। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर 6 लाख ट्राइबल पीपल है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 35 लाख अमेरिकन नेटिव्स रहते हैं। एंड इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, कॉमन स्ट्रगल अगर हम इनकी बताएं तो इंडिजिनस मूवमेंट में वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं एंड वो अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हो, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की, कि जो उनका लैंड है आज के समय पे, जो मिनिमम लैंड उनके पास है जिससे वो रूल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट आके उनसे ना छीने। स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, इंडिजिनस पीपल जो है इक्वालिटी के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने राइट्स मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज के समय पे ग्लोबली भी जो इंटरनेशनल अलग अलग जो है इंडिजिनस पीपल हैं, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट्स जो है वो अपने बढ़ा रहे हैं। तो इंडिजिनस वॉइसेस सीक इक्वल स्टेटस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर यूनिक आइडेंटिटी एंड लॉन्ग स्टैंडिंग ऑक्यूपेंसी ऑफ देयर लैंड। तो वो कह रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमें मेंटेन करने दो, हमारा लैंड हमसे मत छीनो। इंडिजिनस पीपल ग्लोबली शेयर सिमिलर पर्सपेक्टिव ऑन लैंड एंड एनवायरनमेंट। पूरे वर्ल्ड के जो भी इंडिजिनस पीपल है उनकी एक ही मांग है, हमारी आइडेंटिटी मत छीनो, हमारा लैंड हमसे मत छीनो। ठीक है, थ्रेट्स क्या है उनके सर्वाइवल के, उनसे उनका लैंड छीना जा रहा है। जैसे इकॉनमी हमारी बढ़ रही है, हम उनसे उनका जो एरिया में वो रहते हैं वो उनसे छीन रहे हैं। और उनकी डिमांड क्या है, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए उस एरिया की जहाँ वो रहते हैं। इंडिया में इंडिजिनस पीपल को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जो 8% है हमारी पॉपुलेशन की। दे डिपेंड लैंड कल्टीवेशन पे और सबसिस्टेंस पे वो डिपेंड करते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान उनको हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय पे जो उनके फॉरेस्ट थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उनको जो है फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया, तो ये लोग डिस्प्लेस हो गए थे। अब निगलेक्ट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो आज के समय पर जो इंडिजिनस पीपल है वो अपने राइट्स के लिए, क्योंकि उनके तो राइट्स देखे ही नहीं जा रहे थे, अब वो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनली। सिंस 1970 ग्लोबल इंडिजिनस लीडर्स हैव यूनाइटेड, और उन्होंने अपनी एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल भी बनाई 1975 के अंदर, जिसको अब UN भी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी जो इंडिजिनस पीपल है, दे आर डिमांडिंग दैट हमारे जो राइट्स हैं और जो हमारा लैंड है, जो हमारा हक है, वो हमसे ना छीना जाए, और जो इस एरिया के हम हैं उसकी ऑटोनॉमी यानी कि उसको गवर्न करने की जो ताकत है वो हमें मिल जानी चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द इंडिजिनस पीपल एंड विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके सारे नोट्स आपको मेरे Instagram ID पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप ये चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एंड क्वेश्चन आंसर्स को
लर्न कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।